हेलो स्टूडेंट। तो आज का मेरा टॉपिक जो है वो है री इशू ऑफ फोर फीचर शेयर। देखो, मेरे जो पिछले प्रीवियस वीडियोस थी उसमें मैंने आपको फोर फीचर ऑफ शेयर्स के बारे में बताया था। थोड़ा सा हम प्रीवियस थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले हमें फोर फीचर ऑफ शेयर्स का भी पता होना चाहिए। तो जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो इससे वो उनको थोड़ा सा जनरली पता चल जाएगा कि फोर फीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है। तो मैंने आपको फोर फीचर ऑफ शेयर्स के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। देखिए, जो फोर फीचर ऑफ शेयर्स तब किए जाते हैं कंपनी के द्वारा जब कोई शेयर होल्डर टाइमली क्या करता है, अपने शेयर्स का पैसा नहीं दे पाता है। मान लो उसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया है, अलॉटमेंट का भी उसने टाइमली पैसा उसने दे दिया कंपनी को, लेकिन वो क्या कर रहा है, कॉल्स के पैसे टाइमली नहीं दे रहा है। तो कंपनी उसको क्या कर रहा है, नोटिफिकेशन दे रहा है। वो उसको किस आर्टिकल के अंदर, एओ के अंदर, मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या करता है, नोटिफिकेशन भेजता है शेयर होल्डर को कि इन बिटवीन 14 डेज के अंदर वो क्या करेगा, जो उसके शेयर्स का पैसा वो नहीं दे पा रहा है किसी कारण से, तो वो इन 14 दिनों के अंदर दे दे। अगर तब भी शेयर होल्डर पैसा नहीं चुकाता है, ठीक है, तो उनको राइट होता है लीगली वो क्या करे, उन शेयर्स को जब्त कर ले, फॉरफिट कर दे, ठीक है। तो वो जब्त कर लेगा। तो जो शेयर होल्डर है जिसने शेयर्स के पैसे नहीं दिए हैं, तो वो क्या करेगा, जो पीछे वाले जो उसने एप्लीकेशन के अलॉटमेंट के पैसे दे दिए हैं उनको भी वो वापस नहीं करेगा। कंपनी इसके लिए बाध्य नहीं होगी कि वो शेयर होल्डर को बाकी जो उसने पैसा दिया था उसको भी चुका दे। तो वो सिंपल लैंग्वेज में फोर फीचर ऑफ शेयर्स यही होता है। लेकिन आज जो है मैं आपको बताऊंगी कि कंपनी ने शेयर को फॉरफिट करके जब्त अपने पास रख लिया है, तो अब उन शेयर्स का वो क्या करेगी, तो वो दोबारा से क्या करती है, उन शेयर्स को रीइश्यू कर देती है। मतलब दोबारा से किसी अन्य व्यक्ति को क्या करेगी, वो निगमित कर देगा, ठीक है। मान लो जैसे ए से उसने जब्त किया तो बी कोई थर्ड पार्टी है, तो उनको दोबारा से क्या करेगा, उसी सेम प्रोसीजर में बी को भी वो क्या कर देता है, रीइश्यू कर देता है। तो जब वो रीइश्यू करेगा तो पर्टिकुलर उसको वो तीन टाइप से ही रीइश्यू करता है। वो करेगा एट पार पे, सेकंड वो करेगा शेयर प्रीमियम पे, जो मैं हर बार बताती हूँ। तीन कंडीशन है जो हर जगह इंप्लीमेंट होती है, उसी के अकॉर्डिंग ही शेयर्स को क्या किया जाता है, इशू किया जाएगा, री इशू किया जाएगा। और तीसरी है आपकी शेयर डिस्काउंट पे, ठीक है। एट पार पे करेगा री इशू, प्रीमियम पे करेगा और वो डिस्काउंट पे करेगा। तो इसमें थोड़ा सा क्या होता है, ये बैंक पे किए जाती है। किस पे करेगा, जब वो रिसीव की एंट्री करेगा तो बैंक पे करेगा इसको। जब हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे ना बच्चों, तो इसको ये प्रॉपर तरीके से अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, थ्योरी जो होता है सिर्फ बेस होता है, आपको बताता है कि न्यूमेरिकल को हमने किस तरह से सोल्व करना है और उसके अकॉर्डिंग क्या एंट्री पड़ेंगी। लेकिन अभी मैं सिर्फ इसलिए आपको थ्योरी भी न्यूमेरिकल या उसकी एंट्रीज बता रही हूँ। जब मैं न्यूमेरिकल करूंगी तो ये सारा क्लियर होगा। तो देखिए, इसमें जो एट पार पे क्या एंट्री पड़ेगी, ये पड़ेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। इसमें जो नरेशन होगी वो आप खुद लिखिएगा। मैंने आपको बड़ी बार बताया, एक चीज आपको खुद करनी पड़ेगी, जो हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताते हैं उसी को नरेशन में लिखते हैं। कि इस पे क्या आएगी, फॉरफिटेड शेयर एट पार। जो हम इसको बता रही हूँ कि एट पार पे फॉरफिट हुए हैं, तो नरेशन में सेम कंडीशन लिखी जाती है, ठीक है। ये तो आपको खुद फील करनी चाहिए क्योंकि बच्चों को इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है। उसके बाद सेकंड में वो कंडीशन देता है प्रीमियम पे। देखिए, जो प्रीमियम है उसमें वो क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। उसके बाद आप करेंगे टी टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम। जो हमारा प्रीमियम होगा वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट होएगा, ठीक है। इसमें भी वही नरेशन चलेगी सेम, बीइंग फॉरफिटेड शेयर एट प्रीमियम, ठीक है। रीइश्यूड एट प्रीमियम, किस पे रीइश्यूड हो रहा है, प्रीमियम पर, ये एट पार पे रीइश्यूड हो रहा है। ये होगी उसकी एट पार और प्रीमियम की कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन जो है वो है डिस्काउंट की। जो थर्ड कंडीशन है वो डिस्काउंट पे चल रही है इसकी। देखिए, एंट्री भी इसकी ऐसे ही होंगी,
तो डिस्काउंट पे हम क्या करेंगे, जो बैंक है उसको डेबिट कर देंगे, जो सभी कंडीशन में डेबिट ही हो रहा है। जो डिस्काउंट है उसको भी डेबिट करेंगे। देखिए जो डेबिट की एंट्री होती है वो एक साथ लिखनी है, जो क्रेडिट की एंट्री होती है उसमें थोड़ा सा स्पेस देना है, ऐसा नहीं इसी के नीचे आपने लिख दी है तो वो फिर गलत हो जाएगा। क्रेडिट हमेशा बीच में सेंटर में लिखना है। अगर आप लाइंस पे नहीं न्यूमेरिकल, कुछ बच्चे क्या करते हैं न्यूमेरिकल करते हैं इस तरह से, ठीक है, तो वो अमाउंट को इस तरह से दिखाते हैं कि डेबिट का अमाउंट यहाँ जाएगा, क्रेडिट का यहाँ जाएगा, तो एंट्रीज कुछ। लेकिन मैं जो करवा रही हूँ उसमें इतना टाइम नहीं होता है कि आप पर्टिकुलर ऐसा एक क्या बनाओ, परफॉर्मा बनाओ, फिर इस तरह से लाइनें लगा के अमाउंट लिखो। तो जब भी आप एंट्री इस तरह से डालोगे तो याद रखना डेबिट को इक्वल लिखना है, क्रेडिट को सेंटर पे लिखना है। यहाँ तक कि जब अमाउंट में लिखवाती हूँ तो मैं 10 बार बोलती हूँ कि अमाउंट आगे पीछे लिखनी है, सीधी स्ट्रेट लाइन में कभी भी अमाउंट नहीं लिखने डेबिट और क्रेडिट के। तो ये वाली बात हमेशा याद रखिएगा, इन फ्यूचर भी काम आएगी। टू शेयर कैपिटल, आप जिस तरह से मैंने ये लिखा है तो इसमें अमाउंट साथ में चलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ 200 लिखा है मैंने, यहाँ भी 200 लिखा है, तो इस सीक्वेंस में चल रहा है, यहाँ पे अलग चलेगा 400। आपको पता ना डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस बराबर होता है। ऐसा नहीं किया कि भाई यहाँ 200 लिखो यहाँ 200। अगर इसका टोटल 400 है तो इसका भी कितना आना चाहिए, क्रेडिट का 400 ही अमाउंट आना चाहिए। ये तो हो गया जब हम रीशू करेंगे फॉरफिटेड शेयर्स को तो उसकी कौन सी 3 कंडीशन अप्लाई होंगी। पहली थी एट पार, सेकंड प्रीमियम, थर्ड आपकी डिस्काउंट चलती है। देखो लास्ट वन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो एक जब हम न्यूमेरिकल करते हैं लास्ट में जो होता है वो निकालना होता है कि इसमें अब क्या आएगा। तो क्या करेंगे लास्ट में, देखते हैं इसमें। देखिए जो लास्ट की एंट्री जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो है जब क्या करता है कंपनी फॉरफिटेड जो शेयर्स होते हैं उनको जब वो रीशूट कर देता है उसके बाद जो बैलेंस बच जाता है, बोलता है रीशूट के बाद जो बैलेंस बचता है, वेरी इंपॉर्टेंट सुनिएगा, वो बैलेंस कहाँ जाता है, जनरल रिजर्व में जाता है भाई, ठीक है। उसको ट्रांसफर किया जाता है बैलेंस को, कहाँ पे, जनरल रिजर्व में। तो इसकी भी एंट्री पढ़नी चाहिए फिर जनरल की। तो ये होती है फॉरफिचर शेयर, लिख लीजिएगा शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। तो बेटा जनरल रिजर्व में वही अमाउंट आएगा जो रीशू के बाद बैलेंस बचेगा, वो अमाउंट जो उसने रीशू के फॉरफिट किए शेयर, ठीक है, शेयर को फॉरफिट किया, फॉरफिट के बाद उसने इसको रीशू कर दिया, रीशू के बाद भी उसका अमाउंट अगर बच जाता है तो वो कहाँ ट्रांसफर कर देती कंपनी, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेगी। यही रीशू की रिलेटेड जो एंट्रीज होती हैं सारी की सारी यही हैं, लेकिन ये आपको तब समझ में आएगा जब हम इसको अच्छी तरह से न्यूमेरिकल के साथ करेंगे, ठीक है। तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो रीशू से ही रहेगी और न्यूमेरिकल भी उसमें मैं आपको करके बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।